हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हम जानते हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत जो जलवायु परिवर्तन की घटना है, जिसके प्रभाव हमें भूमि क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन भूमि क्षेत्रों के अलावा भी पृथ्वी के अंतर्गत एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जो मनुष्यों के द्वारा किए जा रहे कार्यों से प्रभावित होता जा रहा है। उस क्षेत्र को हम समुद्री क्षेत्र के रूप में जानते हैं और वह भूमि से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ क्षेत्र है। लेकिन जो भूमि पर मनुष्य द्वारा किए जा रहे जो कार्य हैं या प्रभाव है, उसका प्रभाव तो वहाँ पर पड़ता ही है समुद्री क्षेत्रों में, लेकिन उसके अलावा कई सारी ऐसी गतिविधियाँ भी हैं जो उस क्षेत्र में जा करके की जाती हैं। समुद्रों के अंतर्गत हमें कई सारी बातें पता है, कई सारी बातें नहीं पता। समुद्र कहें या उसके आगे बढ़ करके महासागरीय क्षेत्रों की बात करें, तो किसी भी देश का महासागरीय क्षेत्र के एक हिस्से तक अधिकार होता है और उसके आगे फिर खुले महासागरों के रूप में हमें वर्णन देखने को मिलता है। इसका जो प्रबंधन है किस तरह से किया जाता है, किसके हिस्से में एक क्षेत्र आता है, इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, खनन करता है या कोई अन्य गतिविधियां करता है, तो वे कैसे रेगुलेट की जाती है। आज इससे संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक अपने आप में इसलिए भी बहुत विशेष है क्योंकि इस मुद्दे पर काफ़ी लंबे समय से वार्ताएं चल रही थी और अब जा करके एक समझौता फाइनल होता हुआ दिख रहा है। तो जो टॉपिक है वह है क्यों ऐतिहासिक है नई ट्रीटी ऑफ द हाई सीज। तो हाई सीज को लेकर के जो एक संधि थी या एक संधि से जुड़ा हुआ एक समझौता है, उस तक लोग पहुंचते जा रहे हैं और अब उसको एक फाइनल रूप दे दिया गया है। देखते हैं पूरे टॉपिक में क्या क्या बातें हैं जो हमें जाननी है। द हाई सीज ट्रीटी की प्रोविजंस एंड द चैलेंजेस इट फेसेस। चर्चा में क्यों है, इसमें हाई सीज शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसको हिंदी में हम उच्च समुद्र कह सकते हैं। तो हाई सीज क्या है, कहाँ तक इसकी मान्यता है, किन समुद्रों को ऐसा कहा जाता है, क्या परिभाषा है, इनका क्या महत्व है, क्या चुनौतियां हैं जो ये स्थान फेस कर रहे हैं, इसका सामना कर रहे हैं। उच्च समुद्र संधि द हाई सीज ट्रीटी क्या विशेष प्रावधान करती है, इसमें यूएन क्लॉज का भी जिक्र आएगा जिसके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि पूरी प्रक्रिया कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत संचालित होती है। क्या निष्कर्ष हो सकता है, और एक सवाल जो आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन का मुद्दा वैसे भी बहुत संवेदनशील है, जिसके चलते जो भी संधियां होती हैं उनसे कोई ना कोई सवाल पूछ लिया जाता है। अगर हम मेंस में देखें तो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समझौते और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की दिशा में किए जा रहे वैश्विक प्रयास, इन सभी चीज़ों को हम कवर कर सकते हैं। तो टॉपिक में क्या दिया है, 4 मार्च 2023, तो आज से लगभग कुछ हफ्तों पहले एक संधि को अंतिम रूप दिया गया है। समुद्री जैव विविधता पर अंतर सरकारी सम्मेलन यानी आईजीसी की बैठक हुई थी न्यूयॉर्क में, और ये इस बैठक के कई राउंड के बाद की एक बैठक। इस तरह की और भी इसके पहले कई सारी बैठकें हो चुकी हैं, फिर धीरे धीरे करते हुए समझौते पर पहुंचे हैं। तो इसमें लगभग दुनिया के हर देश के वार्ताकार मौजूद थे और उच्च समुद्र यानी हाई सीज से जुड़ी एक नई वैश्विक संधि को यहाँ अंतिम रूप दिया गया है। इसके अंतर्गत उच्च समुद्रों से जुड़े हुए जैविक संसाधनों का संरक्षण और कैसे हम उनका सतत उपयोग कर पाएंगे, इस विषय पर चर्चा की गई है। क्योंकि बहुत सारे संसाधन है ना समुद्रों में मौजूद, तो किस देश का उस पर अधिकार होगा, ऐसे कई सारे सवाल खड़े हो सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि सर आखिर कौन सा देश वहां पर खनन करता है, अगर कोई खनन कर रहा है तो दूसरा देश फिर क्या कहेगा। कई ऐसे भी देश हैं जिनके पास तकनीक ही नहीं है वहां तक जाने के लिए, तो उनका सर किस तरीके से उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सकेगी। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं। महत्व और प्रभाव के लिहाज से इसकी तुलना 2015 के पेरिस जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ जो समझौता हुआ था उससे की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये समझौता माना जा रहा है। इस समझौते का जो नाम है वो है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन या BBNJ। इस नाम को याद रखिएगा, इसी संधि को कह रहे हैं और इसी संधि को ट्रीटी ऑफ द हाई सीज भी कहा जा रहा है। दोनों तरह के नाम है। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन यानी किसी राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जो जैव विविधता मौजूद है उसके संरक्षण को किस तरीके से देखते हैं। तो संधि अभी औपचारिक रूप से अपनाई नहीं गई है। जब सभी देश मिलकर के या जितनी संख्या में अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी देश इसको अपना लेंगे, उसके बाद ये लागू हो जाएगी। क्योंकि संधियों को लागू होने में भी इसीलिए बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अब इसमें जो कई सारे शब्द आए हैं उनको हम एक एक करके समझेंगे क्योंकि उनसे ही सवाल बनने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। जैसे कि एक शब्द है हाई सीज या उच्च समुद्र। इसकी परिभाषा क्या है, 1958 के जेनेवा कन्वेंशन ऑन द हाई सीज में हमें इसकी परिभाषा मिलती है। इसमें कहा गया है कि समुद्र के वो हिस्से जो प्रादेशिक जल या किसी देश के आंतरिक जल में शामिल नहीं होंगे वो कहे जाएंगे हाई सीज।
आसान भाषा में कहें तो देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र से परे का क्षेत्र। हम जानते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसी भी देश को दिया जाता है उसके तटीय क्षेत्र से 200 नॉटिकल मील तक, यानी कि हम कहें मोटा मोटा 370 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है उस देश का वहां पर अनन्य अधिकार होता है। वह खनन कर सकता है, मछली पकड़ सकता है या फिर जो भी कार्य वो करना चाहे उस क्षेत्र में, वहां के रिसोर्सेस उसके माने जाते हैं, ये इसके अंतर्गत आता है। अब जहां तक रिसोर्सेस है 370 किलोमीटर तक उस पर तो देश का अधिकार है, लेकिन उसके आगे का फिर जो क्षेत्र है वो कहा जाता है हाई सीज या फिर उच्च समुद्र। तो 200 समुद्री मील तक या तो 200 नॉटिकल मील के अंतर्गत जो एक राष्ट्र का जीवित और निर्जीव संसाधनों पर अधिकार होता है, और खुले समुद्र में संसाधनों के प्रबंधन और सुरक्षा के लिए ऐसी कोई भी संस्था या कोई भी देश जिम्मेदार नहीं होता है। इसी को लेकर के फिर प्रबंधन की बात की जा रही है। तो आप इस नक्शे में देख सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र आपको हाई सीज के रूप में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हमें महाद्वीप दिख रहे हैं और वो संरचनाएं दिख रही हैं जो रंगीन कलर है, यहाँ पर डार्क कलर है उससे। इसके बगल में आपको एक सफेद रंग की पट्टियां दिख रही होंगी, ये EEZ है किसी भी देश का जो देशों के आसपास मौजूद है। उसके अलावा जो ये वाला हल्का हरा रंग है ये आपको दिख रहा है, ये पूरा हाई सीज का एरिया है जो विश्व के अंतर्गत मौजूद है, जिसकी वजह से पृथ्वी हमें नीले रंग की भी दिखाई देती है। बेसिकली जो भी समुद्र है उसकी वजह से पृथ्वी हमें नीली दिखाई देती है और उसका ही एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये वाला। तो एरिया कितना कवर करता है ये इंटरनेशनल वाटर के अंतर्गत, या इंटरनेशनल वाटर में कितना आता है? 64% विश्व के जो महासागर है उसका 64% एरिया हाई सीज के अंतर्गत आता है। पृथ्वी के अगर हम सरफेस में देखें तो लगभग 45% का क्षेत्र है, और कितना क्षेत्र यहाँ पर संरक्षित है अगर उसकी बात करें तो लगभग 1.2 से लेकर के 1.44% तक का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर संरक्षित माना गया है। इसका महत्व क्या है, क्यों जरूरी है? इस तरह की संधि के लिए इतने दिनों से देश क्यों परेशान हो रहे थे? क्यों यूरोपियन यूनियन का या यूरोप के कई सारे देशों का इस दिशा में जो है प्रयास देखने को मिल रहा है, वो क्यों किया जा रहा है? देखिए, उच्च समुद्र का जो क्षेत्र है वो समुद्री जीवन का तो केंद्र है ही। समुद्र की बहुत सारी समुद्र में मौजूद जो स्पीशीज हैं जीव जंतुओं की, पौधों की, वहां पर पाई जाती है। जीवन की इतनी विविधता मौजूद है जिसको अभी तक हम जानते भी नहीं हैं। तो हम कहें कि इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मनुष्यों के लिए भी जो पूरा इकोसिस्टम है बहुत जरूरी है। लगभग 2.7 लाख प्रजातियों का ये घर है। मनुष्यों के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि कार्बन अवशोषण की प्रक्रिया जो गहरे समुद्र है उसके अंतर्गत बहुत तेजी से होती है और एक बड़ा भाग ये कवर करते हैं। इसके अलावा सोलर रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और गर्मी के अंतर्गत संतुलन बनाए रखते हैं। क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन की प्रक्रियाओं को धीमा रखते हैं और क्लाइमेट कंट्रोल का भी कार्य करते हैं, जलवायु को नियंत्रण रखते हैं। इसके अलावा संसाधन भी देते हैं हमें, कई तरह के मिनरल्स, कई तरह के जो धातुएं हैं, कई तरह की और सारी चीज़ें, कई तरह की सर्विसेज। इसके अलावा समुद्री भोजन मिलता है हमें, रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, आनुवंशिक और औषधीय संसाधन भी मिलते हैं, कई तरह की जैव विविधता मौजूद है। इसके अलावा जो पौधे हैं उससे हमें रिसर्च करके पता चलता है कि कितना उससे हम औषधियाँ बना सकते हैं। इसे एयर प्यूरिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया के रूप में देखते हैं कि वायु को शोधन करती है, यानी कि हवा को साफ करते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट रेगुलेशन और वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सेवाएं भी देते हैं। कई सारे जो देश हैं उनके अंतर्गत जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है, जो वहाँ की संस्कृति है, समुद्री जल से या समुद्री क्षेत्र से भी प्रभावित होती है। इस हिसाब से भी पूरा चूंकि एरिया जुड़ा हुआ है, कोई समुद्र ऐसा नहीं है कि किसी देश के पास जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मौजूद है केवल उतना ही एरिया है, क्योंकि वो तो सीधा सीधा पूरा एरिया जुड़ता है एक साथ। चुनौतियां क्या आ रही हैं? चूंकि ये क्लाइमेट कंट्रोल में भूमिका निभाते हैं और रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब करते हैं, तो कई बार ये अल नीनो जैसी घटनाओं से प्रभावित होते हैं। इस एरिया में कई बार हमें अम्लीकरण के बढ़ते हुए प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिसका असर समुद्री वनस्पतियों और जीवों के खतरे के रूप में सामने आता है। जीवों की प्रजातियों को खतरा बढ़ रहा है। इसके अलावा जो ग्लोबल वार्मिंग की घटना है, अम्लीकरण की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है, उससे क्या होगा? उससे ये पता चला है कि सन 2100 तक कई हजार समुद्री प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। इसके अलावा जो उच्च समुद्र है वहां पर जो मानव जनित गतिविधियां हैं उसका भी दबाव बढ़ रहा है, जैसे कि समुद्री तल में खनन किया जाना। हम कई तरह के जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं या फिर कई तरह के जो संसाधन हैं, खनिज हैं, उनकी खोज में वहां पर खुदाई करते हैं। कई बार तेल की खोज की जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी गतिविधियां हैं। इसके अलावा
ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, वहाँ रासायनिक फैलाव हो रहा है, आग लग रही है। कई बार हमने देखा कि कई सारे ऑयल के टैंकर्स वहाँ पलट जाते हैं, आग लग जाती है, जो समुद्री जीवन है उससे प्रभावित होता है। इसके अलावा जो कचरा है, कचरे की समस्या बहुत ज़्यादा है। हम अनट्रीटेड या अनुपचारित कचरे को वहाँ फेंक देते हैं, डंप कर देते हैं, जहाँ पर एंटीबायोटिक्स भी मिली होती हैं। ठीक। दूसरा, मछली बहुत ज़्यादा पकड़ी जा रही है। अत्यधिक मछली पकड़ने से जो पूरा इकोसिस्टम है वहाँ का, वो बिगड़ता जा रहा है। आक्रामक प्रजातियों को वहाँ ले जाने में हमारी भूमिका है, और तटीय क्षेत्रों में जो प्रदूषण है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। इस तरह से आपको बहुत सारी इमेजेस दिख सकती हैं जहाँ पर जो समुद्री जीव है वो इनसे प्रभावित होते हैं, इनको खा लेते हैं। कई सारी मछलियों के पेट में भी जो माइक्रो लेवल पर पॉल्यूशन है या फिर जो प्लास्टिक है वो भी निकलता जा रहा है। तो इसका जो अल्टीमेट नुकसान है, क्योंकि समुद्र की वो सभी चीज़ें वापस मनुष्य को मिलती हैं, तो उससे मनुष्य के जीवन को भी प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा जो संधि है वो क्या कहती है, अब आते हैं उस संधि के प्रमुख प्रावधानों पर, उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। क्योंकि हाई सीज से जुड़ी हुई ट्रीटी को जानने से पहले हमें हाई सीज को जानना जरूरी था। तो यूएन क्लॉज के तहत एक कार्यान्वयन समझौते के रूप में संधि को किया गया है और इससे जुड़े हुए प्रावधान लाए गए हों। यूएन क्लॉज के तहत कैसे, जैसे कि पेरिस जलवायु समझौता आया था, वो UNFCCC के अंतर्गत लागू किया गया था। इसी तरीके से यूएन क्लॉज के तहत ये समझौता भी किया गया है। इसमें 4 प्रमुख प्रावधान है। पहला, जो समुद्री संरक्षित क्षेत्र है, MPS कहा गया है, उनका हमें सीमांकन करना है। क्या होते हैं समुद्री संरक्षित क्षेत्र? मतलब उन क्षेत्रों को चिन्हित करने की बात की जा रही है जहां पर मानव जनित गतिविधियों के चलते बहुत ज्यादा स्ट्रेस देखने को मिल रहा है वहां के समुद्री जीवन को और वनस्पतियों को। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इनको संरक्षित करेंगे। कुछ ऐसा संरक्षण जैसे कि हम जमीन में अगर देखें तो उन क्षेत्रों के संरक्षण की बात आती है, जैसे नेशनल पार्क हो गया या किसी तरह से अन्य तरीकों से हम संरक्षित करते हैं वन्य जीवन को, कुछ ऐसा ही संरक्षण यहाँ किया जाएगा। दूसरा, समुद्री आनुवंशिक संसाधनों का सतत उपयोग और उनसे होने वाले लाभों का समान बंटवारा, क्योंकि समुद्र के अंतर्गत जो जैव विविधता है बहुत ज़्यादा है, उससे हम आनुवंशिक रूप से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, औषधियों में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो लाभ है वो सभी देशों तक पहुंच सके, इसकी बात कही गई है। अगला, महासागरों में सभी प्रमुख गतिविधियों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की शुरुआत किए जाने की बात है। किस तरह का हम एक अभ्यास शुरू करें ताकि जो भी मानव जनित गतिविधियां हैं, जो भी वहाँ पर खनन है, जो भी वहाँ पर ट्रैवलिंग है, उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, उसको हम कैसे कम कर सकेंगे, इन चीज़ों को लेकर के। अगला, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, खासतौर से उन देशों के लिए बात की जा रही है जो किसी भी तरह की तकनीक से नहीं जुड़े, या फिर बहुत छोटे द्वीपीय देश हैं, या फिर भू आबद्ध देश हैं, उनके पास संसाधन नहीं है, या फिर वो क्षेत्र भी नहीं है जहाँ पर जाकर के वो किसी तरह की तकनीक का या रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाएँ या रिसोर्सेज को निकाल पाएँ। तो ये 4 प्रमुख पॉइंट हैं जो आपको जानने हैं। अब यूएन क्लॉज जिसके अंतर्गत ये आता है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज, इसको कहते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो विश्व के सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार और जिम्मेदारियों का निर्धारण करता है। वही हमने बात की कि शुरुआत में कि देशों से जुड़ा हुआ जो समुद्री क्षेत्र है उसको तो इस समझौते के तहत ला दिया गया था, पहले ही इसमें डिफाइन कर दिया गया था कि देशों के पास कितना क्षेत्र है, कितना क्षेत्र उनकी संप्रभुता के अंतर्गत आता है और किस क्षेत्र को खुले समुद्र के रूप में हम देखते हैं। तो इसके बाद जो क्षेत्र बचेगा फिर वो उस संधि के अंतर्गत आएगा जो नई संधि की हम बात कर रहे हैं। तो समुद्री साधनों के प्रयोग के लिए नियमों की स्थापना की गई थी इसके तहत, और यूएन ने इसे 1982 में अपना लिया था, लेकिन इसको लागू होते होते काफ़ी समय बीत गया और नवंबर 1994 में फिर यूएन क्लॉज अपने प्रभाव में आया। भारत भी इसका सिग्नेचरी कंट्री है, इसमें हस्ताक्षरकर्ता देश है, और साथ ही साथ भारत ने इसको रेटिफाई भी किया है, यानी यह जो समझौता है भारत में लागू है। तो भारत ने 29 जून 1995 में इसका अनुसमर्थन किया था या रेटिफिकेशन किया था, और इसको साइन कर दिया था 1982 में ही। इस बात को याद रखिएगा। इस समझौते के तहत 3 क्षेत्रों में समुद्र के संसाधनों को वर्गीकृत किया गया है। पहला है आंतरिक जल या इनलैंड वाटर, दूसरा है प्रादेशिक सागर, तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये 3 बातें आती हैं। चलिए, यहाँ पर आपको इस चार्ट में या इस चित्र में दिख जाएगा कौन कौन से क्षेत्र हैं। देखिए, ये भूमि का हिस्सा है, इसके बाद एक बेस लाइन खींची गई है। बेस लाइन के अंतर्गत जो भी पानी का क्षेत्र आएगा उसको इंटरनल वाटर के अंतर्गत रखेंगे। उसके बाद बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होगा वो टेरिटोरियल सी होगा,
और बेसलाइन से ही फिर हम 200 नॉटिकल मील तक का अगर क्षेत्र देखें तो फिर वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आ जाता है, और फिर इसके आगे का जो क्षेत्र होगा वो हाई सीज में आएगा। चलिए अब आते हैं निष्कर्ष पर कि क्या निष्कर्ष है इस पूरी बातचीत का जो हमने यहाँ पर की। अगर कोई सवाल बनता है मेंस का तो हम उसे कैसे कंक्लूड करेंगे। देखिए ये जो संधि है 20 से अधिक वर्षों की लंबी बातचीत का परिणाम है, अब जाकर के पूरी हुई है, लेकिन अभी भी इसको लागू होने में और समय लग जाएगा जब सभी देश या फिर उतने देश जितने देशों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी इस संधि के लागू होने में, तो अगर वो अनुसमर्थन करते हैं तब ये लागू हो पाएगी। इसके जो कई सारे प्रावधान हैं वो विवादास्पद भी हो सकते हैं और उनके विवरण अभी तैयार किए जाने बाकी हैं। इसके अंतर्गत अभी कई सारी बातें ऐसे उठेंगी, कई सारे मुद्दे उठेंगे, अलग अलग देश अपनी प्रतिक्रिया देंगे, फिर उन पर अभी बात होगी। कई मुद्दे ऐसे भी हैं जिन पर विशेषज्ञों ने कहा है कि ध्यान नहीं दिया गया है, जैसे कि संरक्षित जो क्षेत्र हैं अभी हमने उनकी चर्चा की पीछे, उसमें पुलिसिंग का सिस्टम किस तरह से कार्य करेगा, हम कैसे उनके रखरखाव को निगरानी रख पाएंगे, कैसे उनको देख पाएंगे अगर कोई भी देश उस नियमों का या उन नियमों का उल्लंघन करेगा उन क्षेत्रों में जाकर के। इसके अलावा कई सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो बहुत ज़्यादा प्रदूषणकारी हैं, तो उनका भविष्य क्या होगा, क्या उनको बंद करेंगे या फिर उन परियोजनाओं को किस तरह से डील कर पाएंगे। इसके अलावा जो विवाद हैं इससे जुड़े हुए उनका समाधान कैसे होगा। अनुसमर्थन की प्रक्रिया भी आसान नहीं है, कई सारी ऐसी जो समझौते हैं उनको ही लागू होने में बहुत समय लग गया, जैसे हमने पीछे यूएन क्लॉज को ही देखा कि वो कब अपना लिया गया था और कितने समय बाद वो लागू हो पाया। तो ऐसी कुछ चुनौतियां इसके सामने आएंगी। और ये जो टॉपिक है एसडीजी गोल्स से भी जुड़ता ही है, हमें 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करना है जो लक्ष्य था। तो ये किस गोल में आती है ये पूरी संधि, गोल नंबर 14 लाइफ बिलो वाटर, और लाइफ ऑन लैंड किस में है, गोल नंबर 13 में। एक बार देख लीजिएगा, सभी को आपको एक बार याद हो जाएंगे क्योंकि कुछ समय तक इनका रिवीजन ना करने पर ये ऐसी चीजें हैं जो भूल जाती हैं। चलिए अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएन क्लॉज एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो विश्व के सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण करता है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र ने इस कानून को साल 1982 में अपनाया था, लेकिन यह नवंबर 1994 में प्रभाव में आया। भारत ने साल 1998 में यूएन क्लॉज को अनुसमर्थित किया था। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। चूंकि ये संधि बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, या फिर आने वाले समय में मेंस को लेकर के भी इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक बार चाहें तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में भी लिखना ना भूलें। कुछ और भी इससे जुड़े हुए अगर आपके सवाल हैं तो उनको भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। मिलते हैं अगले सेशन में, पढ़ते रहिए। शुक्रिया।